जय श्री राम। श्री बालाजी फलित ज्योतिष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वह है राहु और केतु के राशि परिवर्तन पर। 7 मार्च 2019 को राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु 7 मार्च को कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु मकर राशि से धनु राशि में रात को 2:48 पर प्रवेश करेंगे। यह राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राशि में राहु और केतु 18 महीनों तक रहते हैं और यह जो अवधि है 18 महीनों की, यह काफ़ी लंबी अवधि है। तो इसलिए ये 18 महीनों की अवधि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 राशियों के जातकों पर इसका पूर्ण प्रभाव पड़ता है। शनि महाराज के बाद सबसे महत्वपूर्ण गोचर राहु और केतु का माना जाता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में यह देखेंगे कि 12 राशि के जातकों पर राहु और केतु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु और केतु का यह जो गोचर फलादेश है यह चंद्र राशि के आधार पर है, क्योंकि शास्त्र में निर्देश दिया गया है कि गोचर के फलादेश जन्मकालीन चंद्र स्थिति के आधार पर ही करने चाहिए। अब जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि जन्म राशि कहलाती है और इसी के आधार पर यानी कि चंद्र राशि जन्म राशि के आधार पर ही गोचर के फलादेश करने चाहिए, ऐसा शास्त्र में निर्देश दिया गया है। क्योंकि वेद वाक्य है चंद्रमा मनसो जातः, यानी कि चंद्रमा मन है, चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है। तो जो भी सुखद प्रभाव पड़ता है वह मन पर पड़ता है, जो भी दुखद प्रभाव पड़ता है वह मन पर पड़ता है। यानी कि सुख या दुख इसकी अनुभूति हमें मन के द्वारा होती है। तो इसलिए गोचर के फलादेश चंद्र राशि के आधार पर करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम वैध विचार भी करेंगे, विपरीत वैध विचार भी करेंगे, और अगर आपके लिए राहु या केतु अशुभ है तो उसके लिए क्या उपाय किए जाए जिससे अशुभ फलों में कमी आए। तो हम इन सारी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम जो है वृषभ राशि वाले जातकों की चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर उनकी चंद्र राशि से दूसरे भाव में हो रहा है और दूसरे भाव में राहु का यह गोचर शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि दूसरा जो भाव है वह धन का भाव है। तो इसलिए राहु का यह गोचर जो है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए धन की हानि करने वाला है, यानी कि खर्चों में बढ़ोतरी करने वाला है। अनावश्यक खर्चे वृषभ राशि वाले जातकों के इस अवधि के दौरान होंगे। तो यह अच्छा रहेगा कि वृषभ राशि वाले जातक अपने धन का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करें, जो अनावश्यक खर्चे हैं उसके ऊपर लगाम लगाएं। तो यह जो अवधि है यह धन में व्यय कराने वाली अवधि है राहु के दूसरे भाव में गोचर से। दूसरा जो भाव है वह परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो इस दौरान परिवार में या परिवार के लोगों से अनबन मनमुटाव होने की संभावना है। तो इसलिए वृषभ राशि वाले जातक सामंजस्य बनाकर चले परिवार में, परिवार के लोगों से अनावश्यक मनमुटाव जो है परिवार के लोगों के साथ में ना करें, तो उनके लिए यह अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में राहु के अशुभ गोचर से
वृषभ राशि वाले जातकों की इस अवधि के दौरान वाणी भी अशुभ रहेगी, अनावश्यक बोलेंगे और बहुत ही अशुभ बातें लोगों को बोलेंगे, तो इसलिए वाद विवाद होने की भी संभावना है। तो वृषभ राशि वाले जातक अपनी वाणी पर संयम रखें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अनावश्यक किसी को भी कठोर वचन ना बोलें। तो वृषभ राशि वाले जातकों को इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन यह जो मिथुन राशि में राहु का गोचर है, यह इनके दूसरे भाव में होने से अशुभ फलदायक शास्त्र में बताया गया है। लेकिन यह जो गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, यह मिथुन राशि में हो रहा है और मिथुन राशि में राहु काफ़ी बलवान माना गया है। तो इसलिए जितने भी अशुभ फल राहु के दूसरे भाव में गोचर के बताए गए हैं, उतने अशुभ फल नहीं मिलेंगे। निसंदेह उन अशुभ फलों में कमी रहेगी, लेकिन अशुभ फल तो रहेंगे। पर चूंकि मिथुन राशि में गोचर है, इसलिए उतनी मात्रा में अशुभ फल नहीं मिलेंगे। अब हम वैध विचार भी करते हैं। वैध विचार का अर्थ है कि गोचर में शुभ या अशुभ ग्रह के प्रभाव को रोकना। शास्त्र ये कहता है कि गोचर के फलादेश में वैध विचार जरूर करना चाहिए। बिना वैध विचार किए गोचर के फलादेश नहीं करने चाहिए, ऐसा शास्त्र में स्पष्ट रूप से निर्देश है। तो शास्त्र यह कहता है कि जब राहु का गोचर चंद्र राशि से दूसरे भाव में हो तो उसे वैध नहीं लगता, यानी कि राहु के अशुभ प्रभाव में कोई भी कमी नहीं आती। तो वैध या विपरीत वैध दूसरे भाव में गोचर से नहीं लगता, यह शास्त्र का स्पष्ट निर्देश है। यह जो राहु का अशुभ गोचर है दूसरे भाव में होने से, यह अशुभ फलदायक बताया गया है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि 12 सितंबर के बाद आपके इन अशुभ फलों में कमी निसंदेह आएगी। वह इसलिए क्योंकि 12 सितंबर से राहु आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और आद्रा नक्षत्र राहु का खुद का नक्षत्र है। तो इसलिए जो भी अशुभ प्रभाव आपको मिलेंगे वे 12 सितंबर के बाद निसंदेह उनमें कमी रहेगी। तो एक तो यह है कि 12 सितंबर के बाद आपके राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी, अशुभ फलों में कमी आएगी। और दूसरा यह है कि हम कुछ राहु के उपाय करें तो जिससे उसके अशुभ फलों में कमी रहे। तो मैं आपको कुछ राहु के उपाय बताता हूँ जिसको करने से निसंदेह राहु के अशुभ फलों में कमी रहेगी। राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। राहु के अशुभ प्रभाव के लिए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ सबसे असरदार कहा गया है, सबसे प्रभावशाली कहा गया है। तो नित्य पूजा के समय आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। फिर नित्य जब भी आप पूजा करें तो लोबान का धूप दें। सुबह के पूजा के समय, शाम को लोबान का धूप दें। इससे राहु के अशुभ फलों में कमी रहेगी। विष्णु जी का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार नित्य जप करें तो यह आपके राहु के अशुभ प्रभाव में कमी लाएगा। और शनिवार को शाम को काले तिल, तेल, कंबल, उड़द इनका गरीबों को दान करें। इससे भी राहु के अशुभ प्रभाव में कमी रहेगी। तो यह जो उपाय बताए हैं, इन उपाय के करने से राहु के अशुभ प्रभाव में निसंदेह कमी रहती है। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकें तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने से भी आपके राहु के अशुभ फलों में कमी रहेगी। तो ये उपाय आप करें और
12 सितंबर के बाद जो राहु आपके लिए अशुभ फलदायक है, उसके अशुभ फलों में निसंदेह कमी आएगी। तो अब हम बात करते हैं केतु के गोचर की। केतु का गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के चंद्र राशि से अष्टम भाव में हो रहा है और अष्टम भाव में केतु का यह गोचर शुभ फलदायक नहीं है। चूंकि अष्टम जो भाव है वह दुखों का, कष्टों का, तकलीफ़ों का भाव है, तो केतु के अशुभ गोचर से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय मानसिक कष्ट का, शारीरिक कष्ट का है। तो इस दौरान आपको ये अशुभ फल केतु के गोचर से मिलने की संभावना है। और अष्टम जो भाव है, अष्टम भाव में केतु के गोचर से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी भी रहेगी। रुपए अनावश्यक रूप से खर्च होने की संभावना है। तो अच्छा यह रहेगा कि पैसों से संबंधित जो भी आपके डिसीजन हैं वे आप सोच समझ कर लें। चूँकि अष्टम जो भाव है वह दुर्घटनाओं का भाव है, तो अष्टम भाव में केतु के गोचर से दुर्घटना घटित होने की संभावना है। तो वृषभ राशि वाले जातक वाहन चलाते वक्त बिल्कुल सावधानी बरतें। तो उनके लिए यह अच्छा रहेगा कि वे सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। लेकिन अष्टम भाव चूँकि अध्यात्म का भाव है, तो केतु के अष्टम भाव के गोचर से अध्यात्म में रुचि जरूर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। लेकिन अष्टम भाव में पहले से ही शनि महाराज स्थित है, तो इस वजह से वृषभ राशि वाले जातकों को शनि की ढैया भी चल रही है और केतु का गोचर भी अष्टम भाव में हो रहा है। तो दो क्रूर ग्रहों का गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में हो रहा है, जो कि उनके लिए शुभ फलदायक नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि केतु का यह गोचर धनु राशि में हो रहा है और धनु राशि में केतु काफ़ी बलवान माना गया है। तो जितने अशुभ फल केतु के अष्टम भाव में गोचर के बताए हैं, उतने अशुभ फल नहीं मिलेंगे। उन अशुभ फलों में कमी जरूर रहेगी, क्योंकि केतु धनु राशि में गोचर कर रहा है। तो अब हम केतु का वैध विचार भी करते हैं। वैध विचार का यह अर्थ है कि गोचर के अशुभ या शुभ प्रभाव को रोकना। तो शास्त्र ये कहता है कि जब केतु चंद्र राशि से अष्टम भाव में गोचर करे तब उसे विपरीत वैध नहीं लगता, यानी कि उसके अशुभ फलों में कमी नहीं आती। तो इस वजह से केतु के अष्टम भाव में प्रवेश से विपरीत वैध नहीं लगता है, ऐसा शास्त्र का निर्देश है। तो कुछ उपाय हैं कि उन उपाय के करने से केतु के अशुभ प्रभाव में जरूर कमी रहेगी। तो केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप गणेश जी की आराधना करें। श्री गणेश अथर्वशीष इसका आप नित्य पाठ करें। ऐसा कहा गया है कि गणेश अथर्वशीष के पाठ से केतु के अशुभ फलों में निसंदेह कमी आती है। आप गणेश जी के मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, तो उससे केतु के आपके अशुभ फलों में कमी रहेगी। जो कंबल है, काले तिल है, लोहा है, तेल है, इनका शनिवार के शाम को गरीबों में दान करें। नित्य पूजा के समय लोबान का धूप दें, तो इससे आपके केतु के अशुभ फलों में कमी रहेगी। गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें, तो इससे भी आपके केतु के अशुभ फलों में कमी रहेगी। कुत्तों को नित्य आप रोटी खिलाएं, मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं, तो इन उपाय के करने से केतु के अशुभ प्रभाव में निसंदेह कमी रहेगी।
एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का यह जो गोचर है, यह दूसरे और 8वें भाव में गोचर होने से शुभ फलदायक नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। लेकिन चूंकि इन दोनों ग्रहों का, राहु और केतु का जो गोचर है वह बहुत ही बलवान राशियों में हो रहा है। राहु का गोचर मिथुन राशि में, केतु का गोचर जो है धनु राशि में हो रहा है। तो इन राशियों में राहु और केतु काफ़ी बलवान माने गए हैं। तो निसंदेह जो भी अशुभ फल राहु और केतु के गोचर के बताए गए हैं, उतने अशुभ फल वृषभ राशि वाले जातकों को नहीं मिलेंगे। उन अशुभ फलों में कमी निसंदेह रहेगी। और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, अगर ये उपाय भी आप साथ में करेंगे तो फिर आप काफ़ी हद तक इन ग्रहों के अशुभ फलों से बचाव रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों से लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।